द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, अब फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सेन, भारतीय जनसंचार संस्थान का छात्र। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने बचपन से ही युवाओं को अपनी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रामदयाल सेन की, जो हमारे मध्य उपस्थित हैं। नमस्कार। ठीक है, आप रामदयाल सेन राष्ट्रीय युवा पुरस्कृत और आपको स्काउट में राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है और कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं से आप जुड़कर युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आज हम भाई साहब से इस ही विषय में बात करेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हाउ टू डेवलप स्ट्रेटजी फॉर एन एनजीओ। तो अब हम भाई साहब पर आते हैं। तो भाई साहब, सर्वप्रथम आपका जीवन परिचय हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं बधाई प्रेषित करता हूँ भाई लोकेश, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में अध्ययनरत हैं, और आज एक ऐसे विषय को लेकर जो कि कहीं न कहीं मेरे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही विषयों से जुड़ा हुआ है, और कहीं न कहीं हम प्रयास कर रहे हैं विगत 25 वर्षों से कि किस प्रकार से युवा शक्ति को जोड़ते हुए और समाज में कुछ नए आयाम स्थापित किए जाएं, कुछ नवाचार किए जाएं, और कहीं न कहीं अपने स्थानीय समुदाय के उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उनके समग्र विकास के लिए कार्य किया जाए। यात्रा नो डाउट अपने बचपन से ही प्रारंभ हुई, और कई स्तरों पर कई विषयों को ध्यान में रखते हुए कई लोगों का जुड़ाव इसमें मिला, कई लोगों का सहयोग इसमें मिला, बहुत सारे चैलेंजेस कहीं न कहीं फील्ड में भी हमें मिले। और आज के लिए कह सकते हैं कि जो उस समय संसाधन हुआ करते थे, कंपैरेटिवली आज हम बहुत रिसोर्सफुल हैं। जब हम काम करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के साथ मिलकर, तो आज के जो रिसोर्सेज, सोशल मीडिया, मल्टीपल कंटेंट्स जो कि उस समय नहीं थे, कहीं न कहीं लोगों का जुड़ाव जो हमने दिल से दिल के साथ में किया, और लोगों को एक कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ा कि फॉर द पीपल बाय द पीपल, कि हमने लोगों को मजबूत करने का काम किया है। एक रिसोर्स एक सर्टेन टाइम तक काम करता है, लेकिन लोगों को आपने अगर क्षमता उनकी संवर्धन कर दी, लोगों को कैपेबल कर दिया, तो न केवल वो स्वयं का बल्कि पूरे समुदाय का समग्र विकास करने के लिए वो सक्षम बन जाते हैं। तो उसी पैटर्न पे हमने प्रयास किया है। तो आई होप ये सब लोगों को प्रेरणा देगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे आज की इस वार्ता में। अब यहाँ तक माननीय, मेरा आपसे एक प्रश्न था कि जिस आयु में बच्चे खेलते हैं और इतना नहीं सोच पाते, तो इतनी कम आयु में आपके मन में यह संगठन बनाने का विचार कहाँ से आया? ये वास्तविकता में प्रश्न जो है वो उस समय हमने अपने आप से ही किया था। जब हम हमारा स्कूलिंग करके, और खासकर स्कूलिंग में जब हम लोगों ने स्काउट और एनएसएस तमाम ऐसे संगठनात्मक ढांचों में हमने काम किया, और हमेशा अपना जो रुचि है वो रुचि दूसरे की मदद में हम लोगों ने लगाई। तो लगा कि जब स्कूल से हम बाहर निकलेंगे, मैं आपको ये विषय लेके जा रहा हूँ, जब मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ था और उसके समर वेकेशन में हम हमारे साथियों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो कई बार देखा जब स्कूल से हम कॉलेज की तरफ मूव ऑन कर रहे थे, तो वहाँ बहुत सारे सर्टेन चैलेंजेस थे। वहाँ के इनके लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी आया, वहाँ पर आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीज़ें भी आई, और कॉलेज में जब जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट और सब तमाम चीज़ें आती हैं। तो जब हम एडमिशन का फॉर्म लेने के लिए हम गए, और कई हमारे साथ में चैलेंजेज आए, और देखा वहाँ पर कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जो छात्र हैं वो बढ़िया हुनरमंद हैं, उनके पास में नॉलेज है, लेकिन वो अपने आप को वहाँ पर फेस नहीं कर पा रहे। वो चैलेंज एक सबसे बड़ा हमारे साथ में था। तो कहीं न कहीं मन में एक द्वंद्व भी आया कि जो हमने पहले युवाओं के लिए उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए स्काउट और एनएसएस और तमाम ऐसे स्वयंसेवी के रूप में हमने काम किया, तो व्हाट नेक्स्ट? तो लगा कि ये तो बड़ा चैलेंज है, और जब धरातल पे हमने देखा तो उसकी समस्याएं वो सामने आई। तो हमने ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को उचित मंच देने के लिए, या उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमने इस संगठन का निर्माण किया। और ये उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैं अभी पहले आपको बताया था कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, युवाओं के लिए युवाओं के माध्यम से, क्योंकि जब तक वह स्वयं प्रेरित नहीं होंगे तो शायद वो सस्टेनेबल मोड पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक तरह से लोगों की अंतर्निहित जो स्किल्स हैं
उनको बाहर निकालने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की संरचना के लिए हमने प्रयास किया। और 2002 के एक समर वेकेशन से, एक समर कैंप से इसकी हमने एक थोड़ी सी नींव रखी, और उस कैंप के बाद से ही इसको संगठनात्मक रूप से हमने ढांचा दिया कि एक ऐसा संगठन जो युवाओं को सामाजिक पृष्ठभूमि से जोड़ेगा और उनकी समता संवर्धन के लिए काम करेगा। हमारा कोई और दूसरा मैंडेट नहीं था। आज जो दुनिया भर में बहुत सारे संस्थान अलग अलग विषयों के लिए काम कर रहे हैं, हमने केवल एक ही मैंडेट उस समय रखा कि युवाओं की क्षमता का संवर्धन करने के लिए और उनको उचित प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हमने सामाजिक युवा संगठन संस्थान का नाम रखा। और नाम पे भी मैं बताऊं आपको, उस समय जब चर्चा चली कि क्या नाम रखें, कैसे उसको एक रूप दिया जाए, तो सिंपल हमने रखा कि युवाओं को संगठित करना है तो संगठन बनाना है, और चूंकि युवाओं का संगठन है इस वजह से युवा संगठन है, और चूंकि समाज के लिए काम करना है तो इस वजह से सामाजिक युवा संगठन हमने उसको रखा। और वो एक सर्टेन टाइम के बाद में जब उसको रजिस्टर्ड फॉर्म में हम आगे लेके गए तो उसने संस्थान शब्द और जोड़ दिया। सिंपल सा उद्भव है, तब से लेकर आज तक हम उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि जैसा कि हमारा ये टॉपिक भी है कि क्या क्या रणनीतियां उस वक्त आपने अपनाई और क्या क्या विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आई, तो वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, नो डाउट। और उस समय जब मैं रिकॉल करता हूँ सब परिस्थितियों को, तो वाकई लगता है कि उन सब चीज़ों को झेल कर हम आज कितना आगे बढ़ गए। लेकिन ये भी तय है कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, और हौसलों से भरी उड़ान तुम्हें शिखर पर लेकर जाएगी। तो कहीं न कहीं जो चैलेंजेस ही थे वो शायद हमें उस तरह से प्रेरित कर गए कि नहीं, ये काम तो हमें करना है। क्योंकि जो हर्डल्स थे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो लाइफ में आए उस समय, सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि जब लोगों को लगा कि ये सेवा क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, तो क्यों बिना फायदे के, बिना स्वार्थ के तो कोई काम करता ही नहीं है। तो सीधा सीधा उस समय बात आई कि ये नया नया जोश है इनमें, नया नया खून है, युवा है, तो कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र में अपना जो है वो भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत है। और इसी के नाते बहुत सारे हमारे मित्रों को कहा गया कि भाई वो तो फायदे ले जाएंगे, तुम क्या करोगे। सही बात है ना। तो कहीं न कहीं टीम को तोड़ने का प्रयास भी उस समय किया, लेकिन ईश्वर की कह सकते हैं कि कृपा रही, और हम हमारे पथ प्रदर्शकों को उस समय बहुत साधुवाद देना चाहेंगे कि आज जब हमने शुरुआत करी थी तब से लेकर आज दिन तक हमारी टोली में कोई बिखराव नहीं है। वो कहते हैं कि मतभेद जरूर किसी बात को लेकर हो सकते हैं, लेकिन मनभेद ना हो पाए, तो वो आज भी हमारी टोली एज इट इज इसी संस्थान के इसी बैनर के तले हम काम करते हैं। और जो मैं कहता हूँ जो चैलेंजेस थे उनको हमने स्वीकार किया, और हमने ये तय किया कि जो लोग कहीं न कहीं अपेक्षाकृत उसके पीछे का भाव लगा रहे हैं, वो भाव हमारे मन में कभी आएगा नहीं, तो क्यों हम डरें किसी काम के लिए। और हमने सुना है कि आपने एक बस्ती स्मारिका करके पुस्तक लिखी थी जी। उस वक्त आपको धमकियां मिली, क्या ये सत्य बात है? हाँ हाँ, नो डाउट। देखिए, कोई भी आप अच्छा काम करेंगे तो इस तरह के डर्स तो आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो बड़ा एक टास्क था। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो उस तरह का, मैं बताता हूँ आपको, छोटा सा जरूरी विषय है कि हमने तय किया जब हम बस्ती स्मारिका पे काम कर रहे थे, और स्मारिका का आइडिया भी कहाँ से है कि जिस क्षेत्र के आप रहने वाले हैं और उसकी अपनी खूबी है। आज मैं ये कहता हूँ कि जो बस्ती परिक्षेत्र है, जो कि जयपुर के सबसे नज़दीक का कस्बा है, और वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मान लीजिए, आज संघर्ष की पृष्ठभूमि से मान लीजिए, बस्ती का नाम हमेशा में स्वर्णिम अक्षरों में अपन पाते हैं। तो ऐसे स्थान को लिपिबद्ध करना, उसके बारे में कहीं सूचना एकत्रित करके, ताकि आगे पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ काम कर सकें। तो हमने एक लीफलेट निकाला कि हम बस्ती स्मारिका का ऐसे निर्माण करने जा रहे हैं, उसमें ये कंटेंट्स हम रखना चाह रहे हैं, अगर किसी के पास में उसकी संदर्भित कोई सूचना हो हम तक पहुंचाए। क्योंकि 12वीं पास या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी थे, उनके पास में क्या इन्फॉर्मेशन होगी। तो हमने बस्ती क्षेत्र में आने वाले जितने भी गांव और जो ऐतिहासिक दृष्टि से थे, तो वहाँ हमने सजग संपर्क किया, बड़े बुजुर्गों से मिले, और पूरा उनसे हमने पूरा एकदम उनके राय मशवरा जानी, इन्फॉर्मेशन एकत्रित किया। इन बिटवीन उस हमारे एक लैंडलाइन नंबर हुआ करता था, आज भी जारी है वो। तो हमने वो, क्योंकि दूसरा कोई मोबाइल उस समय था नहीं, सोशल मीडिया, ईमेल वगैरह कुछ नहीं था, केवल हमारा पता और उसमें लैंडलाइन नंबर। तो लैंडलाइन नंबर फोन आया कि आप ये बस्ती का इतिहास तो छाप रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले जाकर राजस्थान हाई कोर्ट के दरवाजे जरूर देखे आना। और क्यों देखे आना, वो तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे छोड़ दिया। तो नो डाउट वो फोन आना, और कहीं कहीं घर वालों के पास में आना, क्योंकि फोन के साथ तो हम चिपके नहीं रहते थे,
लेकिन वो चैलेंज भी हमारे सामने आया और उसको भी हमने स्वीकार किया कि जब हम इस तरह का कोई अगर कह सकते हैं कि विवाद से भरा कोई हम काम कर ही नहीं रहे, तो हमें कोर्ट और हाई कोर्ट में धमकी कोई मर्जी दो। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन बड़ा खतरनाक था कि ऐसा काम करते हुए क्यों जिससे तुम्हें इतनी समस्या पैदा हो। लेकिन कहीं कि हमने न केवल घर वालों को बल्कि समाज के उस वर्ग को भी हमने साथ लिया जो कि कहीं के हमारे सपोर्ट में खड़ा था, जो हमारे उस विचारों की कहीं के प्रोत्साहित हमें कर रहा था कि नहीं आप कीजिए, बहुत अच्छा ये कार्य है। और जब वो स्मारिका हमने छापी 2005 में, उसका हमने उस पुस्तक का विमोचन हमने करवाया, एक अच्छा सा कार्यक्रम किया और उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई एक महीने उस एक साल के बाद में, जब वो बस स्मारिका हम लोगों तक पहुंचा भी रहे थे, विभिन्न माध्यम से हम उनके यहाँ तक पहुंचा रहे थे। और एक मुझे बहुत अच्छा सा उस समय बात याद है कि जब पोस्ट ऑफिस से एक मेरे पोस्टमैन आया और वो बोले कि हमारे यहाँ पर पोस्टल विभाग के बड़े अधिकारी आए हुए हैं और वो आपने कोई पुस्तक छापी थी वो चाहते हैं और मिलना भी चाहते हैं आपसे। तो मुझे लगा कि उसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे करके आई और नो डाउट उसके बाद में कई अनेक बड़ी संस्थाओं ने उस बस्सी स्मारिका की डिमांड करी और हमने एक समग्र प्रयास किया था कि बस्सी का परिचय हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। आज वो पुस्तक 2005 में जो हमने छापी, विभिन्न संदर्भों को लेकर छापी, विभिन्न लोगों के सहयोग से छापी, तो वो हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था और नो डाउट वो एक माइलस्टोन बना। तो भाई साहब आपने ये तो बता दिया आपकी विपरीत परिस्थितियां। हमारा प्रश्न आपसे था कि रणनीतियां अगर कोई संगठन निर्माण करता है तो उसमें क्या क्या होनी चाहिए? देखिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। कोई भी संगठन हो, चाहे वो छोटा बड़ा किसी भी स्तर का हो, आपका अगर मैंडेट अगर क्लियर नहीं है तो शायद हो सकता है कि वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाए। हमारा एक ही मात्र उद्देश्य था, लोगों को कैपेबल बनाना अपने लिए और अपने समुदाय के लिए, तो वो सस्टेन मोड पे काम करता है। बाय द पीपल बिफोर द यस, बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो उस कॉन्सेप्ट हमने काम किया, लोगों को हमेशा साथ जोड़कर काम किया। हमेशा पहले दिन से हमारे प्रत्येक कार्यों की ओनरशिप हमारे साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति की होती थी, हर स्टेक होल्डर की होती थी। हमने कभी भी अपना काम करना है। आप आजकल के मैं युवाओं को देखता हूँ बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज करते हैं। उस समय तो हमारे पास स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे, तो फोटो तो बड़ी यादगी बड़ी दूर की बात है। और सोशल मीडिया के लिए भी कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ करती थी उस समय, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रचलन नहीं था। तो कहीं न कहीं उस समय का जो रियलिस्टिक जुड़ाव था वो लोगों का हमारा दिल से जुड़ाव था। जो भी हमारी गतिविधि थी वो दिल से दिल तक की थी। और हम कहीं न कहीं जो भी हम काम करते थे एक उसमें बहुत अच्छा सा एक हम ध्यान रखते थे। और चूंकि मैं विद्या मंदिर का विद्यार्थी रहा, तो वो जो सजग संपर्क वाला जो कड़ी था वो कहीं न कहीं हम बात भी करते कि घर तक संपर्क, तो घर तक संपर्क नहीं होता, हमारा चूल्हे तक का संपर्क था। और वही हमारे इस संस्थान में और उसके कामों के एक माइलस्टोन बना कि हमारा फॉर्मल जुड़ाव नहीं था लोगों के साथ में। तब से लेकर आज दिन तक मैं किसी भी गांव में कोई भी काम के साथ में हम जुड़ा, किसी भी युवा साथी के साथ में हम जुड़े, तो उसके साथ में हमारा चूल्हे तक का संपर्क था। और ये सबसे बड़ी एक ठोस रणनीति हम संगठन की मानते हैं। भाई साहब अभी आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो आज का युवा हमें सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा एडिक्ट नजर आता है। तो आप सोशल मीडिया को युवाओं को किस तरीके से लेते हैं? मतलब देखिए हर सिक्के के दो पहलू हैं। ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे आप काम करना चाहते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स में। सोशल मीडिया का जो प्रादुर्भाव एक तरह से हुआ, वो कहीं न कहीं लोगों को दूर बैठे भी एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए सही वो कार्यक्रम बना था। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि शायद उसमें अपने आप को फेमस बनाने के लिए या कंटेंट्स से कुछ कमाने के लिए, तो कमाने के लिए चाहिए तो कुछ कुछ आपको अट्रैक्टिव डालना पड़ेगा। लोगों के फीलिंग्स को चाहे वो जैसा मर्जी हो, लेकिन उनको टीआरपी चाहिए लोगों को आजकल, सीधे तौर पर अगर बात की जाए। और टीआरपी कहीं न कहीं उनको मिलेगा ऐसे कंटेंट से जो ध्यान आकर्षित करे, चाहे उसका कहीं न कहीं समाज के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ो तो पड़ो, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं न कहीं युवाओं को सोशल मीडिया का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ध्यान रखते हुए उसका फायदा लेना चाहिए। वो आपको विद इन सेकेंड्स पूरे विश्व भर के अंदर वो लोगों से कनेक्ट कर सकता है, तो कहीं न कहीं आपके छवि पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़ा कर सकता है। सामाजिक युवा संगठन क्या कर रहा है इसके लिए? सोशल मीडिया हम वैसे के बात करें, हम डिजिटल वेलबींग पे ओवरऑल हम काम करते हैं, चाहे उसमें सोशल मीडिया भी एक पार्ट है। डिजिटल वेलबींग के लिए काम करना इस वजह से भी जरूरी कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण या बहुत सारे ऐसे तनावपूर्ण कार्य आज की युवा पीढ़ी के बीच में हो रहा है।
वो ऐसी नेगेटिव घटनाओं से कई बार अपने व्यक्तिगत चीज़ों को जोड़कर और उस तरह के स्टेप्स उठाने पे वो मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका नेगेटिव दुष्प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी पे पड़ रहा है। उसको रोकने के लिए हम कहीं न कहीं लोगों को इसके लिए अवेयर कर रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी को इसका सकारात्मक पक्ष हम लोग रखते हुए जो उसके नकारात्मक पक्ष हैं उन पे हम लोग उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हम दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जब आप जीवन में किसी ऑब्जेक्ट को लेकर या किसी उद्देश्य को लेकर काम करते हैं उसमें ये भटकाने का काम नहीं करे, इसके लिए हम युवाओं को सदैव प्रेरित करते हैं। हमने थोड़ा सामाजिक युवा संगठन पर रिसर्च किया है, तो हमने आपका एक इनिशिएटिव सुना है हेलो राम करके। तो हेलो राम क्या कार्य कर रहा है? लाइक आज ऐसा हो रहा है कि युवा नशे में लिप्त है, मेंटल हेल्थ भी उनकी बहुत खराब है, फिजिकल हेल्थ तो आप पूछो ही मत, सारे दिन फोन लेके युवा बैठे रहते हैं। और कहीं अगर युवा पढ़ भी रहा है, जैसे मुखर्जी नगर की ले लो, कोटा की ले लो, आए दिन बहुत सुसाइड की खबरें आती है। तो हेलो राम से जुड़कर कैसे युवा अपने मतलब उस तनाव को दूर कर सकता है, आप बताएं हमें। जी जी, ये खासकर ये विषय बड़ा दिल के नजदीक है। पहले तो आप एक बार हेलो राम के बारे में जरूर, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये मेरे दिल के नजदीक का एक विषय है। जब युवाओं और खासकर किशोरों के लिए मैं बात करूं तो हमारा जो जर्नी है वो किशोर एवं युवा, तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है वो बड़ा सेंसिटिव एज ग्रुप माना गया है। और जब मैं लंबे समय से किशोर और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मैं काम करता हूं तो छोटे छोटे ऐसे हर्डल्स आते हैं जो हमें युवाओं के साथ में काम करते हुए महसूस होते हैं। तब हमने पाया कि कहीं न कहीं जो युवा जिसको हम लोग भविष्य का निर्माता मान रहे हैं, हम भावी पीढ़ी कहकर उनको अपने आप को बड़ा उनको इतना ऊंचे स्थान पर हम पहुंचा देते हैं, तो कई बार युवाओं को भी लगने लग जाता है कि मेरे ऊपर बड़ा सारा प्रेशर है, बड़ा सा वजन है, लोगों की उम्मीद, न केवल परिवार की, रिश्तेदारों की, समाज की, सबकी उम्मीदें मेरे पे टिकी हुई। और कहीं पर भी अगर उनसे वो 19-20 होता है उस समय उसको संभालने वाला कोई नहीं होता, वो अपने आप को अकेला फील करता है। वो अगर अपने प्रॉब्लम्स को अपने माता पिता के साथ साझा नहीं कर सकता क्योंकि बड़े सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पे बात होती है, कई बार वो अपने पीयर्स के साथ में, उसके सहपाठियों के साथ में साझा नहीं कर सकता क्योंकि बुलिंग का एक बड़ा झंझट है कि वो पॉजिटिव वे में अपनी प्रॉब्लम्स अपने साथियों के साथ में साझा कर रहा है, लेकिन वो साथी उस समाधान पे तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन उस पे जो है वो दूसरे तरह के कमेंट्स पे चले जाते हैं। तो वो उसके डर की वजह से, हो सकता है उसके साथी ऐसा ना करें लेकिन उसके अंदर फियर है। तो कहीं न कहीं ऐसी विपरीत परिस्थितियां जिसमें वो अपनी बात को भी किसी के साथ में साझा नहीं कर पाए, तो आप सोच सकते हैं उसके दिमाग में क्या हालत होगी, किस तरह के मेंटल प्रेशर से गुजर रहा होगा। जब ऐसे समय पर जब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो ऐसे ही समय पर हमें कार्यक्रम की याद आई कि वो बिना किसी खौफ, बिना किसी टेंशन के वो अपनी बात को किसी के साथ में साझा कर सके। तब हमने यहीं पर डिजिटल जो आज हम इसकी बात हम कर रहे हैं या सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही संसाधन का प्रयोग किया कि हम लोगों को कनेक्ट करें। और न केवल हेलो राम बल्कि इसके पैरेलल हमने एक कार्यक्रम बनाया, यूथ कनेक्ट फॉर कम्युनिटी कल्याण। युवाओं को जोड़ना है समुदाय के कल्याण के लिए। और उसी का एक पार्ट हमने कार्यक्रम बनाया जो कि यूथ नहीं बल्कि समुदाय के सभी वर्गों के मेंटल वेलबींग के लिए काम करेगा। और हम किसी समस्या के समाधान पे काम नहीं करेंगे, हम समस्या को सुनने पे हम काम करेंगे। और मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे मेरे साइकोलॉजिस्ट दोस्त हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक साथी हैं जो कि गाइडेंस के लिए काम करते हैं। मैं भी लंबे समय से उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम केवल लोगों की समस्या सुनने के लिए काम करते हैं। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, समस्या को सुन लीजिए आप, उस पर रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है। आधा दर्द तो केवल समस्या सुनने पर अगले का खत्म हो जाता है। लेकिन कई बार समाज में यही सबसे बड़ी समस्या है कि सामने वाले की समस्या को हम धैर्यपूर्वक सुन नहीं रहे, उससे पहले कई प्रकार के ज्ञान आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो हेलो राम एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। आपको किसी भी समस्या है तो आप अपने कंसर्न्स को केवल हमारे साथ में साझा कीजिए। हो सकता है हम आपके साथ 1-to-1 चर्चा करें, हो सकता है सामूहिक रूप से चर्चा करें। वो बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स, बेस्ड ऑन योर कंसर्न, उसके आधार पर हम उसको रेक्टिफिकेशन करते हैं। सिंपल हमने केवल एक गूगल लिंक भेजा हुआ है, उसमें वो सामान्य रूप से अपनी जानकारी प्रेषित करें। कोई उनका व्यक्तिगत आइडेंटिटी हम उसमें कैप्चर नहीं करते और रिवर्ट बैक हम उनको करने का हम प्रयास करते हैं। और उस चैनल के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि युवाओं के दर्द को समझा जाए और उसका कोई समाधान किसी स्तर पर अगर उनको मिल सके तो वो हमारे लिए एक श्रेष्ठ होगा। और मुझे
खुशी इस बात की है कि ऐसी अनेक समस्याओं का जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं वो मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कई लोगों को हमने उस स्तर आपने तक व्यक्तिगत पहुंचाया। रखने के लिए कहा है। जी। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप हेलो राम से जुड़े और जैसा भी तनाव हो, जैसी भी समस्या हो, आप सामाजिक युवा संगठन के फाउंडर रामदयाल जी सेन से संपर्क कर सकते हैं। तो भाई साहब, जैसा कि आपने समस्या की बात करी, तो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है आज, ये एक नेशनल मुद्दा है। तो सामाजिक युवा संगठन बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ कर रहा है? डे वन से, क्योंकि हमें पता है कि, और ये सबको पता है, न केवल हमें पता, आजकल तो करोड़ लो दुनिया मुट्ठी में, मोबाइल हाथ के हाथ में है, जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं पूछिए, आपको मल्टीपल आंसर्स उसके मिल जाएंगे। तो ये बेरोजगारी कोई नई समस्या नहीं है, ये समस्या डे वन से जब हमने संगठन प्रारंभ किया, तो जब युवाओं के साथ में काम करेंगे तो युवाओं की बड़ी समस्या है उनकी बेरोजगारी, और वो मेंटल वेलबींग और तमाम जितनी भी चीजें वो इंटरकनेक्टेड है। तो इसमें हमने काम किया कि देखिए, रोजगार दो ही क्षेत्रों में है, या तो सरकारी क्षेत्र में या गैर सरकारी क्षेत्र में, इसके अलावा कोई तीसरा क्षेत्र नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर हमें सरकार के क्षेत्र में जाना होगा तो सरकार की जो सर्टेन गाइडलाइंस है पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, आप उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा, अगर गैर सरकारी क्षेत्र में जाना है तो जो उनकी मैंडेट्स हैं उस पर हमें काम करना पड़ेगा। बेसिकली प्रॉब्लम इज दैट कि एक तो हम हमारे इंटरेस्ट का विषय नहीं चुनते, बेरोजगारी की जहां पर बात आती है तो इंटरेस्ट की बात आती है। दूसरा विषय आता है कि आप किस तरह के स्किल से जुड़े हुए हैं। आज जो दुनिया में जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो बेस्ड ऑन स्किल्स, आपकी क्या कार्य कुशलता है, आप में क्या कुशलता है, उसके आधार पर आपको कार्य एलोकेट होता है। और मैं कह रहा हूँ कि सब चीज़ों से ऊपर उठकर अगर कोई भी व्यक्ति स्किल्ड है तो वो कहीं न कहीं अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो। पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। इसी वजह से हम युवाओं को बोलते हैं कि अपना धैर्य ना खोएं, और जो भी आप लक्ष्य बनाकर कार्य कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दतता के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में उसको करें। नो डाउट कि उसमें 100% सफलता मिल जाएगी, हम पहले से उनको भी प्रिपेयर करके चल रहे हैं। प्रयास आप अपना 100% कीजिए, रिजल्ट भी आपको 100% के उसके आसपास में मिलेगा। और कहीं मान लीजिए जो चीज आप लक्ष्य बना के कर रहे हैं उसमें थोड़ी चूक हो भी गई तो कहीं न कहीं उसके आसपास कोई लक्ष्य, समझो एक लाइफ में प्लान ए प्लान बी हम बना के चलते हैं, तो उसी दृष्टि से आप कुछ अपना जीवन में लक्ष्य बनाइए। और कहीं पर इस तरह का कुछ अगर मान लीजिए परिणाम अगर आपके प्लस में आया तो बहुत ही बढ़िया है, और प्लस में नहीं भी आ पाया तो उसमें कहीं कहीं हम सर्टन प्लान बना के चल सकते हैं। रामदयाल जी, आपने अभी प्लान ए और प्लान बी की बात की, तो मैं जानना चाहूंगा, इज प्लान बी मस्ट और नॉट? अगर एकमात्र दृष्टि से बात की जाओ तो प्लान बी इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आप ये तय मान के चलिए कि 100% जब हम किसी चीज पर हम काम करते हैं तो परिणाम 100% आए, इट्स नॉट कंपल्सरी। मैं हालांकि मैं नेगेटिव नहीं सोचता, मेरा टैगलाइन ही पॉजिटिविटी पर है, लेकिन ये भी आप तय मान के चलिए कि अगर कहीं पर अगर बात की जाए कि अगर 1 लाख लोगों में अगर 100 वैकेंसीज है तो 100 ही मिलने वाली है। सही बात है। आप ये तय मान के चलिए, अगर 1 लाख लोगों को मैं पॉजिटिव का मैसेज भी दे रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि नहीं प्लान ए पर ही काम करना हो, तो 100 के अलावा जो बाकी लोग बचने वाले हैं उनके लिए प्लान बी आवश्यक है कि नहीं है, बताइए मुझे आप। बहुत आवश्यक है। तो इसी वजह से इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप प्लान ए के साथ प्लान बी बनाए, मैं तो कह रहा हूँ प्लान सी भी बना के चलिए ना। लाइफ का गोल आपका तय है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट आप निकाल के सकते हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका सेक्टर है, आपका इंटरेस्ट है, उसके बाद प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान जेड तक जाइए ना, कौन मना कर रहा है। मेरा आपसे एक सवाल था कि वैसे हमने आपके सामाजिक और संगठन में बहुत रिसर्च करी है, तभी हम आपके पास यहाँ आए हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव आपके हमने उनमें देखे हैं, कोई 5 इनिशिएटिव ऐसे जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें? बिल्कुल। इस पिछले 25 साल की जर्नी में इनिशिएटिव्स हमने लिए जो कि आवश्यकता थी, और हम कहते भी हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बहुत बढ़िया। और लोगों के बीच में हम रहे तो लोगों की समस्याएं भी आई हैं, और जब समस्या आती है तो उसी के अनुरूप हमारा इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाता है। एक इनिशिएटिव बहुत आवश्यक रूप से, जिसको कहीं अभी डॉक्यूमेंटेशन के रूप में बहुत बड़ा वृहद रूप नहीं मिला, लेकिन हमने पाया कि युवाओं के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आइडेंटिफाई कौन करेगा, उनको मंच कौन देगा, उसके अंदर की जो झिझक उसको दूर कौन करेगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो शायद किसी भी किताब के सिलेबस में उपलब्ध नहीं है, उन पर कौन ध्यान देगा। आइडिया पिच करने से डरता है युवा। नो डाउट, क्योंकि उसको उस तरह का नर्चरिंग किया ही नहीं गया।
हमने प्लान बनाया खासकर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, और हमने एक प्रोग्राम बनाया, वो इनिशिएटिव हमने किया लाइफ स्किल एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट डेवलपमेंट, किशोरों के विकास के लिए जीवन कौशल शिक्षा, जिसमें 10 जीवन कौशल के घटकों पर हम काम करते हैं। और वो हमारा 1 डे का ओरिएंटेशन हो, चाहे 5 डेज का ट्रेनिंग हो, और स्पेशली 2000 आप ये मान के 9 से लेकर और टिल डेट हम ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स और स्कूल के अंदर हमने एक प्रोग्राम भी चलाया, जिसमें लगभग 65 स्कूलों के 5000 से अधिक बच्चों को हमने कवर किया उसमें, और उसका परिणाम भी हमने देखा। हमने उसमें जीवन कौशल के प्रत्येक घटकों पर साप्ताहिक रूप से हम लोग एक सेशन लेते थे, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर उन सरकारी विद्यालयों में हमने वो कार्यक्रम चलाया, और उसका परिणाम ये रहा कि 2 साल के अंदर उसको हमने इस तरह से मजबूती के साथ में दिया कि आज उस बैच में निकला हुआ जो विद्यार्थी है वो आज भी प्रमुखता के साथ में खड़ा हुआ, हमारे साथ में कनेक्टेड है। और उस कार्यक्रम के माध्यम से, उनके छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल लेवल पे, पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग सर्टेन प्रोग्राम्स हमने चलाए, और उसमें जो छिपी हुई प्रतिभा है उनको मंच देने का काम किया। और उसका ऐसा परिणाम रहा कि लगभग उस 2 वर्ष में 22 विद्यार्थियों को तो स्टेट सिलेक्शन हमने दिया, जो कि स्पोर्ट्स में उनके ट्रेडिशनल गेम्स के अंदर, जो कि स्कूल शिक्षा में था, उसके अंदर वो बच्चों ने आगे बढ़कर अपना नाम कमाया। ये बात हुई जीवन को। सो लाइफ स्किल एजुकेशन लीड करके हमारा प्रोग्राम था, और उसी के साथ में दूसरा हमारा प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स के साथ में हमने कनेक्ट किया वो था खेल खिलाड़ी। तो लीड प्लस खेल खिलाड़ी, ये दोनों प्रोग्राम हमने कंबाइन चलाया, और खेल के माध्यम से भी कैसे टीम मैनेजमेंट हो सकता है, कैसे ग्रुप बॉन्डिंग्स पे काम किया जा सकता है, कैसे उनकी क्षमता संवर्धन पे काम किया जा सकता है, तमाम ये काम हमने इन दोनों इनिशिएटिव से किया। सेकंड, स्कूल बैंक के बारे में बताओ। हाँ, एक जो था ये बड़ा निर्बाध शिक्षा का संकल्प। मैं प्राइमरी छोटे छोटे स्कूल्स के बच्चों के साथ में जाता था, खेलों के साथ में उनके साथ में हम लोग काम करते, खेल खेल में शिक्षा, और छोटी छोटी गतिविधियां हम करते थे। तो कई बार हमने ऐसे चेहरे पकड़े, और नो डाउट हम जब स्कूल में थे तभी भी आप अपने आप पे जाइए तो समझ आती होगी, बाई चांस गलती से स्कूल से जब घर लौटते हैं या घर से स्कूल हम जाते हैं, तो घर से जाते समय कई बार पेंसिल, इरेजर रह जाता है, और जब इरेजर जब आप अपने पड़ोसी छात्र से मांगते हैं तो कई बार जब छोटे बच्चों में बड़ा रहता है कि खुद की चीज वो किसी को नहीं देंगे, क्योंकि उस समय उनका वो माइंडसेट नहीं होता, लेकिन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो उस विद्यार्थी का क्या होगा, इरेजर की एब्सेंस में वो काम नहीं कर पाता, पेंसिल की, एक छोटी सी पेंसिल की उपलब्धता के कारण काम नहीं कर पाता। और स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनकी छोटी छोटी आपूर्ति आप कर सको। है तो बता दीजिए, बड़े बड़े विद्यालय चल रहे हैं, है ना, लाखों की फीस लेने वाले विद्यालय भी चलते हैं, लेकिन वो आपूर्ति वाला कार्यक्रम शायद वहां पर भी नहीं होता, क्योंकि विद्यार्थी कहीं नहीं पाता कि मेरे पास में ये चीज उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमने, और खासकर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों के और सरकारी विद्यालयों की हम बात करते हैं, छोटे छोटे विद्यालयों की बात करते हैं, एकल शिक्षक विद्यालयों की हम बात करते हैं, जहाँ रिसोर्सेज कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारा एक कॉन्सेप्ट बना स्कूल बैंक। तो ये बात होगी स्कूल बैंक की। उनको छोटे छोटे रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए हमने अब जैसे उसमें हमने ऐसी सामग्री प्रदान करी। अब जैसे बैंक की दृष्टि से कई लोग पूछ रहे हैं, साहब उसमें कोई पैसा वैसा डाला क्या आपने, या पैसों का लेन देन होता है? उसमें पैसों का लेन देन नहीं होता, उसमें केवल सामग्री का लेन देन ही होता है कि बच्चे के पास में जो चीज उपलब्ध नहीं है, कॉपी हो सकती है, स्लेट हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, इरेजर हो सकता है, पेन हो सकता है, एनीथिंग एल्स जो उससे जुड़ा हो, तो बैंक से जाएगा, और उसका ऑपरेशन भी खुद बच्चे ही कर रहे हैं, उनके मॉनिटर्स बने हुए हैं, उनके पास एक विद्यार्थी के पास जिम्मेदारी है, वहां से अपना वो चीज अलॉट करेगा, काम लेगा और पुनः उसमें जमा कर देगा। वो खुद अपना रखना चाहता है, उसके बदले कुछ एक हमने उसमें पिगी बैंक भी रखा हुआ, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन 1 रुपया 2 रुपया दे कैन डिसाइड, वो भी उनकी तरफ से डिसाइड होता है। और उसमें कई बार को बाहरी व्यक्ति आता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है, सामग्री देकर भी कर सकता है और राशि देकर भी कर सकता है। हाँ, एक इनिशिएटिव हमने आपका देखा था कि गांव में शिक्षा के लिए आपने कुछ ग्राम सखी करके बिल्कुल, ग्राम पाठशाला हमने चलाई, ग्राम पाठशाला चलाई। और आप बिलीव मानिएगा, वो कार्यक्रम ऐसा था जिसमें सीधे तौर पर हम समुदाय के उस वर्ग से जुड़े जिनको हम आज आदि आबादी कहकर उनको हम सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का हम समाधान नहीं कर पाते। तो हमने गांव में और ऐसे लोगों का चिन्हीकरण किया, उनमें अधिकतर महिलाएं थी और उनको लिखने पढ़ने की भी समस्या रही, और वो उसकी कमी की वजह से मैं बात करना चाहूँगा कि जो काम करने वाली महिलाएं थी, चाहे वो नरेगा में हो, मजदूरी वर्ग का काम करने वाली हो, उनको जब शिक्षा की महत्व उनको बताएगा,
हालांकि शुरुआती दौर में बड़ा चैलेंज था, वो बोलते पढ़ लिख कर अब कहाँ जाएंगे। जाएंगे। उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन वो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, और चूंकि वो पूरा एकदम पार्टिसिपेटरी बेस्ड था, मतलब कोई बस्ते के भजन वाला कार्यक्रम नहीं था। उनको लगता था कि वास्तव में ये तो बड़ा उनका कई महिलाओं के शब्द थे कि न केवल हमने वहाँ पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, बल्कि हमारे तनाव का प्रबंधन करना सीखा। कि जो दिन भर में उनकी सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, वहाँ जाकर वो अपने जब सखियों के बीच में बैठती थी तो अपना गाने से साथ में उस पाठशाला की शुरुआत होती थी। उन्हीं के बीच की जो पढ़ी लिखी महिला या बालिका आती थी वो उनकी ग्राम सखी के रूप में काम करती थी, जो उनको पढ़ाने का काम करती थी और कहीं न कहीं व्यवहारिकता पे भी काम करते थे, उनके जो अनुभवों को कैप्चर करने का हम काम करते थे। और जब हम 15 दिन में, महीने में हम उनके बीच में जाते थे तो उनके अनुभवों को हम लोग भी प्राप्त कर सकते थे। तो वो एक पाठशाला थी, गांव की पाठशाला, जो कहीं न कहीं अपने अनुभवों का आदान प्रदान की पाठशाला बनी। उनको केवल हमने लिखना पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि वो एक व्यवहारिक ज्ञान का एक पूरा एकदम पाठशाला तैयार हुआ और बहुत सफल कार्यक्रम हमारा रहा। और उसी के साथ में हमने उनको आगे जोड़ने के लिए गांव का पुस्तकालय, अपना पुस्तकालय करके एक पुस्तकालय से भी हमने जोड़ा, और उसमें कहानियों की छोटी छोटी किताबों के माध्यम से हमने लोगों को आज भी जोड़े रखा है कि जिन्होंने अगर मान लीजिए वर्डिंग्स पे काम कर लिया, उस पे काम कर लिया, वो आज भी छोटी छोटी, बहुत भारी वर्गम किताबें नहीं, 5 पन्नों का एकदम बड़े बड़े टेक्स्ट वाली जो बुक्स हैं, जो कहीं कहानियों से जुड़ी हुई है, और अधिकतर उसमें विमन लीड स्टोरीज है, महिलाओं की कहानियां हैं, तो उससे प्रेरणा एक दूसरे को मिलती है। और आपने एक, मैंने पढ़ा था, नोइंग योर सेल्फ बिलीव योर सेल्फ, जैसा कि आज युवाओं में सबसे ये कमी देखी जा रही है कॉन्फिडेंस की, और उसी के चलते ये जितने भी सुसाइड वगैरह होते हैं, वो करियर गोल्स डिसाइड नहीं हो पाते हैं, लाइक करियर काउंसलिंग उनकी नहीं हो पाती है। तो आप बताना चाहेंगे नोइंग योर सेल्फ बिलीव योर सेल्फ कार्यक्रम के बारे में? जो पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं, और लाइफ स्किल का हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें विषय भी निकल कर आता है। तो हम कहते हैं कि युवाओं में बड़ी क्षमताएं हैं, अपने आप में बड़ी क्षमताएं हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं है। तो हमने बोला जी कि आपको इधर उधर से ज्ञान लेने और देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूं, और उसमें अपने आप को बिलीफ सिस्टम से जोड़ो यार, क्योंकि सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। तो हमने एक ही टैगलाइन में बना कि नोइंग योर सेल्फ एंड बिलीविंग योर सेल्फ। आप अपने आप को पहचान लीजिए और अपने अंदर विश्वास करना सीख जाइए, और ये दोनों काम आपने कर लिया तो किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप लड़ना सीख जाएंगे, उस परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। चीजें केवल ये 2 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण। तो सामाजिक सेवा संगठन युवाओं के लिए बहुत से कार्यक्रम चला रहा है। ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी, लेकिन इनके कार्यक्रम बहुत से हैं। तो आप इनकी वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा, आप वहां जाके इनसे जुड़ सकते हैं। तो रामदयाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है युवाओं को लेके, सामाजिक सेवा संगठन का क्या प्लान है? हमारा विशेषकर हमारा जो काम है वो डुप्लीकेसी का है, कि ये अगर सोशल चेन अगर यहीं स्टॉप हो गई, ये केवल मात्र रामदयाल की जो एग्जिस्टिंग टोली है, या हमारे जो मेंटोर्स या हमारे जो सपोर्टर्स या हमारे जो युवा साथी रहे, केवल उन तक का नहीं है। हम हमेशा अपने जैसे ही लोगों को डुप्लीकेट करने का हम प्रयास करते हैं। इसी वजह से हमने उस कॉन्सेप्ट पे काम दिया कि डे 1 से हमारी ओनरशिप जो है हमारे समुदाय के लीडर्स के पास में। तो इसी वजह से हम कम्युनिटी लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा कोई भी कार्यक्रम बिना कम्युनिटी लीडर्स के काम नहीं होता। जब तक उस क्षेत्र के अंदर, उस पर्टिकुलर गांव के अंदर वहाँ की कम्युनिटी को लीड करने वाले लोग हमारे साथ में कनेक्ट नहीं हो जाते, तब तक वहाँ कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, क्योंकि वो सस्टेनेबल मोड पे नहीं है। तो हम ऐसे ही लोगों को हम डुप्लीकेट करने का हम काम कर रहे हैं, जिनके मन में अपने साथ में, मैं ये नहीं कहता कि अपना चिंतन छोड़ दीजिए, आप अपने विकास को, अपने व्यक्तिगत विकास को आप रोक दीजिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत चिंतन के साथ में आप समुदाय के लिए भी चिंता आप करें, उसके लिए भी अपने मन में चिंतन लेकर आए, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए आप अपना काम करें। जो लोग कहीं न कहीं विकास की इस भागम भाग की जिंदगी में जो पीछे छूट गए हैं, उनको कौन साथ लेकर आएगा? तो हम केवल प्रयास, एक विचार लोगों के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो डुप्लीकेसी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम या हमारे लोग रहें या ना रहें, लेकिन ये जो विचार है वो आगे आने वाली पीढ़ी के पास में जाना चाहिए। उनको केवल सेल्फिश, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से मतलब नहीं, अपने और अपने परिवार। आजकल ऐसे बहुत सारे पाश्चात्य संस्कृति के विचार हमारे युवाओं पे बहुत भारी भरकम रूप से हावी हो चुके हैं।
ऐसे हमारे जो पुरातन संस्कृति या हमारे जो सनातन संस्कृति के जो विचार उस पर कहीं न कहीं बड़ा हावी हो चुके हैं। तो उस पर हमें युवाओं को जोड़ना हमें पड़ेगा, उनको समझाइश देनी पड़ेगी कि कहीं न कहीं जो वो इस तरह के जो पाश्चात्य विचार जो उनके मन में किसी भी तरीके से जो डाला जा रहा है उसको रोकने का हम प्रयास करें। ऐसे लीडर्स को हम तैयार करें जो कि पूरा सशक्त रूप से मजबूती के साथ में आगे बढ़ें और पूरी युवा पीढ़ी के साथ में अपने समुदाय का, अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं। यही हम प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक युवा संगठन और कौन कौन से संगठनों के साथ कोलैबोरेट करता है? जैसे कि हमने एक पता किया था, नेहरू युवा केंद्र से आप जुड़े हैं, एक अस्थमा केयर सेंटर से आप जुड़े हैं, जहाँ जो मेरा पहले प्रश्न था, नशा मुक्ति के लिए आप कार्य करते हैं। देखिए, कुल मिला के मैं चूंकि सामाजिक युवा संगठन संस्थान को रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन शुरू से नहीं रहा, वो जमीनी स्तर का एक लोगों का अपना संगठन रहा है। तो इसी वजह से जिसने भी समुदाय के विकास के लिए सोचा, हमने उसी का साथ दिया और आज भी देंगे, है ना। जो समुदाय के लिए चिंता करता है, जो राष्ट्र के विकास के लिए चिंता करता है, उसको हमेशा हम हमारे टोली के सारे साथी लोग मिलकर और उनकी मदद करते हैं। और कहीं कि उनकी मदद से किसी जरूरतमंद की अगर मदद होती है तो इससे बढ़िया हमारे लिए और क्या हो सकता है। वरन विगत 25 वर्षों में हमने ऐसे अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की मदद भी हमने ली है। हम कोई फंडिंग पैटर्न पे हम लोग काम नहीं करते, हम वॉलंटियरिज्म पे काम करते हैं। हम कहीं न कहीं लोगों के अंतर्निहित जो एक वॉलंटियरिज्म की जो भावना सुप्त अवस्था में जा चुकी है, उसको हम बढ़ाने की हम बात करते हैं। और कहीं न कहीं हमारा जो यूथ कनेक्ट वाला जो प्लेटफॉर्म है, उसमें वही काम करते हुए हम ऐसे बहुत सारे यूथ लीडर्स को हम तैयार कर रहे हैं जो कि समाज के लिए चिंता करें। और उनको एक आग्रह भी दिया हमने कि जैसे हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हम प्रतिदिन एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा निकालें, तो 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को। जब अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने लिए हम लोग 1 घंटा निकालेंगे तो भारत माता के स्वास्थ्य के लिए चिंता कौन करेगा? उसके लिए चिंता भी हमें करनी पड़ेगी। इसी वजह से हमने आग्रह किया कि 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को आप दें, तो शायद मेरे ख्याल में अपने भारत में व्याप्त अनेक ऐसी समस्याएं हैं, उनका समाधान आप हम सब मिलकर, हमारी युवा पीढ़ी मिलकर हम निकालेंगे। कितने युवा जुड़े हुए हैं अभी सामाजिक युवा? अभी नंबर्स चूंकि हमने पिछले विगत 10-12 वर्षों में सारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, अनेक हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और अभी जो यूथ कनेक्ट में एम्बेसडर्स की बात करूँ, लगभग 92 ऐसे यूथ एम्बेसडर्स हमारे जुड़े हुए जो पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। और वरन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि चूंकि यूथ कनेक्ट का हमने किसी संस्था या किसी व्यक्ति जुड़ाव से हमने काम नहीं रखा, हमने एक विचार दिया है और वो विचार ही एक बड़े क्रांति का रूप ले रहा है। और कई अनेक राज्यों के अंदर हमारे इस विचार को लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि हमने उनको बैकवर्ड में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट से या ऐसे काम से हमने नहीं जोड़ा है कि आप हमारा नाम लेकर ही आप काम करें। यूथ कनेक्ट एक विचार है, यूथ कनेक्ट फॉर कम्युनिटी कल्याण, समुदाय के कल्याण के लिए जो भी कोई काम हम केवल विचार दे रहे हैं। हम उसमें मेंटोर्स जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि युवाओं को एक मार्गदर्शन देने वाली टोली की भी आवश्यकता रहती है। तो ऐसे अनुभवी अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो उनको गाइड करें, उनको मेंटोर करें, तो शायद ये अच्छा होगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन जो आपसे जुड़े हैं, उनका नाम बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? भारत सरकार के ऐसे बहुत सारे ऑटोनोमस संस्थान हैं जिनके साथ मिलकर हम लोग काम करें। जबरन जैसे आपने नेहरू युवा केंद्र संगठन का भी नाम लिया, NYKS है, राष्ट्रीय सेवा योजना। हम खुद विद्यालय जीवन के अंदर NSS स्काउटिंग में हम साथ रहे। आज भी उन संगठनों की हम लोग मदद हम करते हैं और उनकी मदद लेते हैं, क्योंकि वो सीधी रीच है आपके साथ में। तो राष्ट्रीय सेवा योजना है, राजस्थान भारत स्काउट एंड गाइड्स हैं, उनके साथ में भी हम लोग काम करते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन हो गया, वर्ल्ड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विंग रिसर्च ऑफ इंडियन डेवलपमेंट करके, तो उनके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। वरन ऐसी देश में काम करने वाली ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, राष्ट्रीय युवा योजना करके हुआ, उनके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। अस्थमा केयर सोसाइटी जिनके लिए भी आपने जिक्र किया, जो कि नशा मुक्ति पर काम करते हैं, और उन्होंने सबसे पहले जो 31 पर जो शराब नहीं दूध से स्वागत करें ऐसा करके उन्होंने कैंपेन किया, उनका भी हमने साथ लिया और दिया है। और तमाम ऐसी बहुत सारी और संस्थाएं हैं। शायद आज का एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि एक युवा की, एक यूथ की लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए सुबह से लेके शाम तक? दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए एक युवा का? मैं केवल इसको एक ही शब्द में डालूंगा, क्योंकि सबके कई बार क्या होता है कि आप किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते कि आपको सुबह से लेकर रात्रि तक ही करना पड़ेगा। सब अपने अपने कंफर्ट जोन में काम करते हैं, और खासकर युवा तो वैसे युवा है, और अपने जब तक उसके मन में कोई चीज अगर नहीं ठन जाए तो वो काम नहीं करता है।
हम ये हमेशा ये आग्रह करते हैं युवाओं से, हम उनकी लाइफ स्टाइल बदलने पे हम बात नहीं करते, हम उनके मन के विचारों को हम जरूर प्रभावित करने की हम बात करते हैं। और वो कहते हैं कि कहीं न कहीं सादगीपूर्ण जीवन, ये कहावत नहीं है कि सादा जीवन उच्च विचार, जितना सादगी के साथ में युवा अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, उससे शायद मेरे ख्याल में और इधर उधर की बातें करना ठीक नहीं होगा। तो सादगीपूर्ण जीवन और ऐसा जीवन, ऐसा कार्य जिससे कभी भी उनके माता पिता का जो सर है वो नीचा ना हो, बस ये चीज हम युवाओं को कहते हैं। बाकी उनका जीवन खुद से सोचें। और मैं मानता हूं कि जब युवाओं को अगर पॉजिटिव वे में अगर उनको सपोर्ट किया जाता है तो वाकई युवा राष्ट्र शक्ति के रूप में उभर कर बाहर निकलते हैं। उनको हर चीज के लिए टोकना, हर चीज के लिए समझाना, इट्स नॉट कंपल्सरी। युवा अपने आप बहुत समझदार है, केवल उनको एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक सपोर्टिव नेचर के रूप में उनको सहयोग देने की आवश्यकता है। लेकिन रामदयाल जी, आजकल का जो युवा है वो ये सोशल मीडिया की लाइफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। लाइक जो है हर कोई अपना लाके वीडियो बनाने लग जाता है कैमरा लेके, जो मतलब कुछ भी, और स्टंट हो गया, बाइक स्टंट हो गया, जैसे कि कल रात्रि एक दुर्घटना में 4 युवा मारे गए। तो आप युवाओं को कोई एक ऐसा संदेश दें जिसके माध्यम से वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ना हो के अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे काम करें। देखिए, मैं हालांकि ये तो नहीं कहता कि केवल सोशल मीडिया से वो लोग तुरंत से कट जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव विचारधारा के हम लोग हैं। और मैं तभी बोलता हूँ कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड रेस्पॉन्स पॉजिटिव, ये मेरी लाइफ का एक मूल मंत्र मैं डेफिनेटली जो मैंने अपने आप के जीवन में उतारा है और उस पर मैं काम करता हूँ। और यही मैं युवाओं को बोलता हूँ, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक कार्य कीजिए और एक दूसरे को रेस्पॉन्स भी आप सकारात्मक दीजिए। प्रॉब्लम केवल 3 स्थानों पर है। लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव का तो बड़ा दूर का मामला है। नेगेटिव जब सोच रहे हैं तो नेगेटिव कार्य पे ही हम जा रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह से महारत हासिल करनी है ना, उनको अपनी पब्लिसिटी करनी है, तो वो नेगेटिव अप्रोच में जाके कर रहे हैं। तो वही चीज अगर पॉजिटिव में भी करें, मैं ऐसे बहुत सारे युवाओं को एग्जांपल के साथ में जोड़ता हूँ, जो खासकर हमारे यूथ कनेक्ट के जो पेज पर भी लोग आते हैं, वहां पर अनटोल्ड स्टोरीज भी आती हैं। ऐसे से बहुत सारे युवा हैं, आप देखिए, जिन्होंने अपने कल्चर पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं, आज बहुत अच्छे सक्सेस हो रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, अब राजस्थानी कला को वो प्रदर्शित कर रहे हैं, संगीत कला को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे तमाम, यहाँ तक कि जो हमारे मारने को लेकर हमारे जो पुराने एकदम ठेठ देसी जो चीजें हैं वो उन्होंने यूट्यूब पर जो है प्रदर्शित करके आज वो अपना नाम कमा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने राजस्थान के व्यंजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दिला दी नए तरीके से, इसी सोशल मीडिया का उपयोग करके। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया का पॉजिटिव वे में उपयोग करके आप फेम होइए, नो डाउट होना चाहिए। आप एक कौशल है, आपको जरूर उचित स्थान मिलना चाहिए। गौरतलब है कि राजस्थान से ही हैं, जयपुर राजस्थान से है रामदयाल जी। तो एज ए यूथ लीडर एंड आइडियल, हम आपसे एक रैपिड फायर राउंड लेंगे जिसमें आपको सिर्फ 15 सेकंड में जवाब देना है। आपकी बेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? मेरे दादाजी श्री कल्याण साई जी सिंह। क्यों? उन्होंने मेरे को, जब मैं बचपन में छोटा था तो वो गांव रहते थे, लेकिन कभी जब वो बस्सी आते थे हमारे यहाँ तो वो मेरे को रात को लेकर बैठते थे और वो एक ही बात कहते थे कि दयाल, बिच्छू का एग्जाम्पल देते थे। आप सब लोग जानते हैं कि बिच्छू एक बारी अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते तो डंक मार के छूटता है। तो उनका एक कहना था कि बहुत सारे आपको हर्डल्स ऐसे मिलेंगे, उनकी वो प्रकृति है, वो हर किसी को उस तरह से नहीं नापते थे कि वो अपना जो उनके जिस व्यक्ति की जो प्रकृति हो उसी प्रकृति पे काम करेगा। ठीक है, साधु की प्रवृत्ति साधु की होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुर्जन का व्यवहार करे। तो इसी वजह से अपनी प्रकृति का कार्य करो, दूसरा क्या कर रहा है वो उसकी प्रकृति का कार्य कर रहा है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये तो आपका लेग पुलिंग कर रहे हैं, ये आपके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, वो अपना प्रकृति का कार्य कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। आप अपनी प्रकृति का कार्य करें, जो आप पॉजिटिव वे में जो भी काम कर रहे हैं उसको फोकस करें। और वो कहावत भी है कि दूसरों की अवोन्नति से ज्यादा स्वयं की उन्नति में समय लगाएं। दैट्स ऑल। फेवरेट म्यूजिक? राजस्थान। कुछ गा के सुनाएंगे? ऐसे तो खैर मेरे बहुत सारे, मैं चूंकि युवाओं के साथ में काम करता हूँ तो कई युवा और देशभक्ति गाने भी हम लोग करते हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा, चूंकि डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी का एक गाना है कि नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, और नौजवान पे सारी दुनिया टिकी हुई है, वो उसकी शक्ति को याद दिलाने का वो एक गीत है। तो कभी मौका मिलेगा जरूर दोबारा गुनगुनाएंगे इसको। फेवरेट प्लेस टू विजिट?
मेरा राजस्थान का चूंकि मैं हूँ तो हवा महल कई बार हम पिक्चर्स में देखते थे कि बड़ा एकदम गजब सा था, है ना। तो हवा महल के जो बाहर का पिक्टोरियल है वो इतना गजब लुक देता है, और आज भी जयपुर और राजस्थान को कहीं अगर रिप्रेजेंट करना हो तो बिना हवा महल के नहीं कर सकते। तो हवा महल मेरा एक डेस्टिनेशन रह सकते हैं। फेवरेट फूड फॉर हेल्थ एंड फॉर यूथ? ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्टी वर्ड्स है। आप फेवरेट फूड पूछना चाहते हो या हेल्दी फूड पूछना चाहते हो? है ना। बाकी राजस्थान के दृष्टि से और मेरे फेवरेट फूड पे बात किया है तो दाल बाटी चूरमा और हम राजस्थानी शूरमा। बेस्ट बुक फॉर रीड? बड़ी सोच का बड़ा जादू। लेखक? आप जो है वो शिव खेड़ा जी का ये बुक है, बड़ी हाँ। सोच का बड़ा जादू। ये मैंने बहुत पहले पढ़ी एट द टाइम ऑफ कॉलेज, और मैं इस वजह से इसको अपनी एक मैं मान सकता हूँ कि आप जैसा सोचेंगे वैसा पाओगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटा सोच रहे हैं या बड़ा सोच रहे हैं। तो जो बड़ा ही हमें काम करना हो तो बड़ा सोचिए, थिंक बिग। आपकी एक कोई बुरी आदत? बुरी आदत अपने व्यक्तिगत कार्यों की प्रायोरिटीज तय नहीं कर पाता मैं। व्यक्तिगत कार्यों की प्रायोरिटीज तय नहीं हो पाती और इसी वजह से कई बार थोड़ा सा। और एक आपकी बहुत अच्छी आदत? थिंक पॉजिटिव। मैं हमेशा हर चीज को बहुत सकारात्मक वे में लेके जाता हूँ। मीनवाइल अगर को मेरे लिए नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स अगर वो मान लीजिए कोई बात है, उसको मैं बहुत पॉजिटिव लेके चलता हूँ, क्योंकि कहावत भी कि निंदक नीरे राखी है ना। तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोच को अपनाते हुए काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और एक कहावत भी है कि होते हैं हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, है ना। तो जो रास्ते मिलने की जो बात है, अगर आपके हौसले बुलंद हैं, अगर आप बहुत सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं, आपसे रिश्तों में बहुत सरलता और पॉजिटिविटी है, तो मेरे ख्याल में सब चीज़ें दूर हो जाती है। जहाँ पर रिश्तों में, संबंधों में या व्यक्तिगत विचारों में नेगेटिविटी हावी हो जाती है, वहीं पर कार्य पतन की ओर हो जाता है। आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, तो शायद मेरे ख्याल में उत्कृष्टता की ओर बढ़ेंगे। ये विचार है। तो हम आपसे यहीं विदा लेना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको रामदयाल जी की सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, यूथ बहुत मोटिवेट हुआ होगा। और भी अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप सामाजिक विकास संगठन से जुड़े, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो रामदयाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप सब युवाओं के साथ जुड़कर और ये अपनी बात कहकर मैंने जरूर आपके बीच में अपना पक्ष रखा है। और फिर भी हम ओपन है सभी के लिए, आप कभी भी संपर्क करें। संपर्क सूत्र और डिटेल्स सोशल मीडिया पे कनेक्टिविटी आप सब लोगों के बीच में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।